जिम जाते हुए ही एक रोड एक्सीडेंट में मेरे राइट हैंड पाम का एम्पुटेशन हो गया। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर उनके जीवन में भी कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हुई, जो हो गया दैट वाज योर पास्ट, उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होगा। स्टार्टिंग में जब आप कोई भी चीज़ शुरू करते हो तो वो आपको हमेशा डिफिकल्ट लगती है, और वही डिफिकल्ट फेज डिपेंड करता है कि आप वो चीज़ शुरू करोगे या उसको आप छोड़ दोगे। वो लाइन तो आपने सुनी ही होगी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त एक ऐसे ही शख्स मौजूद है जिनके साथ जीवन में मिसहैपनिंग हुई, दुर्घटना घटी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। हम बात कर रहे हैं आदित्य अग्रवाल की, जो इस वक्त भारतीय रेलवे में दिल्ली ऑफिस में कार्यरत हैं, डिप्टी CMM की पोस्ट पर। बहुत बहुत स्वागत है आदित्य जी आपका। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, और आप कैसी हैं? बस मैं भी बढ़िया। आदित्य जी, मैं इन सवालों का सिलसिला उस सवाल से करूंगी जिस वक्त आपके साथ जीवन में वो दुर्घटना घटी। आप कितने साल के थे और कब हुआ आपके साथ ये सब? देखिए, मैं उस टाइम 16 साल का था, और 12th में मैं कुछ टाइम पहले ही 11 से पास होके आया था, और मेरी स्ट्रीम PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही, नॉन मेडिकल थी। और सुबह मैं जिम जा रहा था, जिम का शौक़ मुझे शुरू से ही है, और जिम जाते हुए ही एक रोड एक्सीडेंट में मेरे राइट हैंड पाम का एम्पुटेशन हो गया। वो टोटली क्रश हो गया था, एंड डॉक्टर्स ने काफ़ी ट्राई किया सब बचाने के लिए, 2-3 बार सर्जरीज भी हुई, बट दे कुडंट सेव इट क्योंकि डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और राइट हैंड ही मेरा डोमिनेंट हैंड था, मैं उसी से सारे काम लाइफ के करता था, जैसे लिखना, उसके बाद डेली चोर्स, ईच एंड एवरीथिंग मैं उसी से करता था। इवन क्रिकेट खेलना भी मैं राइट हैंड बैट्समैन था। बट उस टाइम मुझे तो उम्मीद नहीं थी। ये चीज़, एक्सीडेंट का मतलब ही क्या है कि कुछ अनप्लान्ड चीज़, अनटूवर्ड चीज़ आपके साथ हो गया है। तो उस टाइम मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, और एक काफ़ी ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट बोल सकते हैं मेरे लिए, और काफ़ी डेविस्टेटिंग था उस टाइम मेरे लिए। अभी आपको सुन रही थी, आपने कहा कि 16 साल आपकी उम्र थी। अगर आप राइटी थे और आपका राइट हैंड ही आपके शरीर से अलग हो गया, तो उसके बाद आपके जीवन में कैसा, मतलब क्या क्या बदलाव रहे, आपने कैसे ओवरकम किया? देखिए, जब मैं 12th में आया था उसके कुछ महीने बाद ही ये एक्सीडेंट हुआ, और उस टाइम मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं बच्चा ही था, और फैमिली का, स्पेशली मेरे फादर का काफ़ी सपोर्ट था, स्कूल से भी मेरे सपोर्ट था। तो उस टाइम मेरी फैमिली ही डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसको ड्रॉप करना चाहिए, पहले ये नॉर्मल हो जाए, इस एक्सीडेंट को एक्सेप्ट करे, या सीधा इसको स्कूल में डालें और प्रिपरेशन शुरू करा दें। क्योंकि 12th की प्रिपरेशन, स्पेशली नॉन मेडिकल की, ईजी तो नहीं होती है। मैं टफ तो नहीं बोलूँगा, बट ईजी भी नहीं होती है। तो एक इसका प्रेशर, ऊपर से पढ़ाई, स्टडीज़ का भी प्रेशर, बहुत डिफिकल्ट डिसीजन हो गया था मेरी फैमिली के लिए। बट मेरे फादर ने इतना सोचा नहीं, और डिस्कस करके टीचर से मुझे स्कूल में करा दिया। तो तब जब मैं स्कूल जाता था तो मैं बस ये देखता था मैं क्लास में बैठा हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट राइट एट दैट टाइम, जब मैंने जाना शुरू किया। और मेरे फ्रेंड्स सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, और मैंने जब स्टार्टिंग में एग्ज़ाम्स देने की भी कोशिश करी तो मुझे नहीं लगता कि मैं पास भी हो पाएगा, क्योंकि मेरी स्पीड अच्छी नहीं थी। और उस टाइम मैंने बस 2-3 दिन पहले लिखना शुरू ही किया था। मेरी सबसे बड़ी चीज़ थी कि कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। 4-5 महीने आप स्कूल नहीं गए हैं, जब मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपको कंसेप्ट ही क्लियर करने होते हैं, उसमें आप रटने से आपको कुछ नहीं होगा। तो मेरे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं थे, तो मैं क्या, उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आया, और ये देख के सबके लिए काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन थी ये। बट धीरे धीरे मैंने उस टाइम लिखना शुरू किया, ज़्यादा कुछ सोचा नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, प्रैक्टिस करी लेफ्ट हैंड से। हैंड राइटिंग तो मेरी अच्छी नहीं थी, और धीरे धीरे मुझे कंसेप्ट्स क्लियर होने लग गए मेरे, और 3-4 महीने में ही मैंने प्रिपरेशन करी बोर्ड एग्ज़ाम्स की। उस टाइम केमिस्ट्री थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई थी मेरे लिए, बट 3-4 महीने में मैंने कोप अप कर लिया, और बोर्ड्स में मेरे 91% मार्क्स आए थे PCM में, और प्रैक्टिस करके ही मैं उस स्टेज तक पहुंचा। देखिए, मतलब उस सिचुएशन में 91 मार्क्स मतलब गेन करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप स्कूल में थे तो आपने ये डिसाइड कैसे किया कि आप पब्लिक सेक्टर में जाएंगे, या फिर आगे इस चीज़ को कैसे कंटिन्यू करेंगे? वो मोटिवेशन कहाँ से आई आपको? देखिए, स्कूल से ही मैं अगर बताऊँ स्ट्रेटजी मेरी क्या रही थी एग्ज़ाम की, तो उस टाइम मुझे भी ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया था। बट उस टाइम एक चीज़ क्लियर थी कि मेरे पास जो सपोर्ट था, स्पेशली मेरे फादर का, वो काफ़ी पॉजिटिव था। उस टाइम ज़्यादा सोच के, ज़्यादा मतलब आप जैसे बोलते हैं ना कि एक्शंस पे आपको बिलीव करना चाहिए, तो मैं एक्शंस पे ही मैंने बिलीव किया, और बेसिकली मेरे फादर ने मुझ पर बिलीव करवाया। तो उस टाइम मैंने बस प्रैक्टिस करी, प्रिपरेशन करी, अपने कंसेप्ट्स क्लियर करे। और एक बार मेरे जब कंसेप्ट, सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, तो मेरा तरीका ये था कि मेरे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो मैं अच्छा एग्ज़ाम दे पाता हूँ, और अगर मैं बिना प्रिपरेशन के जाऊँगा तो मैं एग्ज़ाम भी नहीं दे पाऊँगा, मेरे मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे। तो मेरे कंसेप्ट्स, कोर कंसेप्ट्स मेरे क्लियर हुए, फिर मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू करी, और जब कंसेप्ट्स क्लियर हो गए तो मैंने अच्छा स्कोर किया।
और रही बात मेरी यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज की, इसका मुझे मोटिवेशन मुझे शुरू से ही मतलब मैं थोड़ा एम्पैथेटिक ज़्यादा हूँ और मुझे मतलब पब्लिक सर्विस में काफ़ी इंटरेस्ट आता है, लोगों की मैं हेल्प कर सकूँ जितना हो सके, एक वही रीज़न था। तो जब मैंने सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच चूज़ करी और जब ग्रेजुएशन का टाइम आया तो मुझे एक यही ऑप्शन दिखा कि इसी से मैं पब्लिक को ज़्यादा पब्लिक डीलिंग में ही रहेगी और मैं काफ़ी ज़्यादा लेवल पे काम करके लोगों से डील में ज़्यादा कर पाऊँगा। तो शायद यही एक रीज़न था मेरा प्रिपरेशन करने का यूपीएससी आईएएस का, और मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर भी हो गया। मोटिवेशन देखिए, मैं मोटिवेशन पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कंसिस्टेंसी पे। स्टार्टिंग में जब आप कोई भी चीज़ शुरू करते हो तो वो आपको हमेशा डिफ़िकल्ट लगती है, और वही डिफ़िकल्ट फेज़ डिपेंड करता है कि आप वो चीज़ शुरू करोगे या उसको आप छोड़ दोगे। उसी डिफ़िकल्टी में अगर आपने वो चीज़ मैं खाली पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी आपको कोई स्किल सीखना है या कोई कोर्स करना है, तो वही डिफ़िकल्ट फेज़ आपने अपने थ्रेशोल्ड से पार कर लिया तो वो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। इसलिए आपने ये सुना होगा कि फेमस जो भी लोग हैं, जितने भी फेमस हुए हैं, वो ये चीज़ बोलते हैं कि आप पढ़ाई चूज़ मत कीजिए, आपका जो इंटरेस्ट है आप उसको चूज़ कीजिए, क्योंकि आप इंटरेस्टिंग चीज़, आपको इंटरेस्ट जिसमें रहेगा आप उसको बार बार करने की आपकी इच्छा अंदर से आएगी और आप कंसिस्टेंसी रहेंगे। कंसिस्टेंसी इज़ द की। नॉर्मल सी बात है कि आप अच्छा स्कोर करेंगे या उसमें आप अच्छा करेंगे। एग्जैक्टली, कंसिस्टेंसी इज द की। आदित्य जी ने ये बहुत अच्छी बात कही। मैंने आपको अभी सुना, आप अपनी फैमिली के बारे में बता रहे थे, मतलब जब ऐसे कुछ हो जाता है तो फैमिली बहुत सपोर्टिव होनी चाहिए, और आपने बताया कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। तो मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि लाइक आपके फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन है? देखिए, आप वैसे तो आई एम नॉट मैरिड टिल नाउ। दूसरा, आई हैव अ यंगर ब्रदर, और मदर फादर मेरे साथ में और दादी मेरे साथ में रहती है, और मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। कैसा लगा आपको दिल्ली? देखिए, दिल्ली की लाइफ काफ़ी फास्ट है तो बट जब मैं बाहर से किसी डिस्ट्रिक्ट से ही, स्मॉल टाउन से आया था, तो स्टार्टिंग में मुझे दिल्ली का चार्म था कि हाँ यार, इतनी सारी चीज़ें होती है और मैंने ये कभी लाइफ में देखी नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ दिल्ली की स्ट्रीट फूड, जो टेस्ट, मैं रेलवेज़ में रह के काफ़ी ट्रैवल किया मैंने, काफ़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में गया, गांव में गया, कसूर में गया, साउथ में गया, ईस्ट में गया, तो बट दिल्ली जैसा खाना, दिल्ली और पंजाब जैसा खाना मुझे कहीं नहीं मिला। तो सबसे बढ़िया चीज़ दिल्ली की उसका खाना है। दूसरा, इसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है, जैसे मेट्रो से आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। वो चीज़ अच्छी है। ट्रैफिक जाम मुझे पसंद नहीं आते बहुत इरिटेटिंग होता है। तो बस एक वो चीज़ थोड़ी है, बट हाँ, ऑफिस में भी जैसे वर्क कल्चर मेरा काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तो हर चीज़, आप फैमिली के साथ भी अभी रह रहे हो, वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है आपके लिए। तो इन सब चीज़ों से आपका एक सिटी या टाउन बनता है, घर बनता है आपका। बिल्कुल। अभी आपको इस फील्ड में काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन कहते हैं ना कि पहली जो पोस्टिंग होती है, पहली सैलरी होती है, वो बहुत यादगार हो जाती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी जो पहली पोस्टिंग थी वो किस कदर थी, मतलब कैसी थी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, पोस्टिंग से पहले हमारी रेलवेज़ में ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग 18 महीने की होती है, 18 मंथ्स की। तो उसमें रेलवेज़ या जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड जो करते हैं, वो यही चाहते हैं कि आपके अंडर इतनी मैन पावर रहेगी तो आपको रूल्स के साथ साथ पब्लिक डीलिंग भी आनी चाहिए उस एरिया की, उस टाउन की। और ये ऑल इंडिया सर्विस है तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। तो अगर आपके अंडर इतनी सारी मैन पावर है, आप वहाँ का कल्चर नहीं जानते हो, वहाँ का ट्रेडिशन नहीं जानते हो, आपके वर्क एथिक्स नहीं जानते हो, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कोप अप करना वहाँ के लिए। तो इसलिए रेलवेज़ ने पहले डिसाइड किया था कि कुछ टाइम तो आपके इंस्टीट्यूट में आपकी ट्रेनिंग रहेगी, और बाकी टाइम 18 मंथ्स के अंदर आपको डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट स्टेट्स में जाना होगा, ताकि आप वहाँ का वर्किंग कल्चर सीख सकें, वहाँ का ट्रेडिशन या वैसे आप पब्लिक डीलिंग कैसे करते हैं वो चीज़ सीख सकें। तो वो एक फेज़ काफ़ी अच्छा था, क्योंकि उसमें मुझे फिर साउथ इंडिया देखने का मौका मिला, नॉर्थ ईस्ट जाने का मौका मिला, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया जाने का मौका मिला, और डिफरेंट स्टेट जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी वहाँ ट्रैवल करने का मौका मिला, ताकि मैं वहाँ का वर्क एथिक्स, वर्क कल्चर सीख सकूँ। एंड वो पोस्टिंग या वो सैलरी या वो ट्रेनिंग फेज़ मेरे लिए बहुत अच्छा था, और वो भी ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगा। मैंने इससे पहले देखा था आपके बारे में, तो आपने बताया था किसी इंटरव्यू में कि आपकी पहली पोस्टिंग बिहार में थी। तो बिहार आप समझ ही रहे हैं, तो फिर कैसा रहा आपका बिहार का एक्सपीरियंस? बिहार की मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगी लिट्टी चोखा। तो लिट्टी चोखा मुझे बहुत पसंद था। मैं कोशिश करता था कि जब भी मैं कहीं जा रहा हूँ तो लिट्टी चोखा पहले ट्राई करूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ काम करूँ। तो मेरी पोस्टिंग जो थी ये रेल व्हील प्लांट बेला में थी, और वो एक रेलवेज़ की फैक्ट्री है और एक स्मॉल टाउन में या टाउन में या कस्बे में है। तो वहाँ रेलवेज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती थी व्हील्स की, तो वहाँ पे मेरी पोस्टिंग रही है 1 साल। तो वहाँ का जब मैंने कल्चर देखा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही मेरा किसी में जॉब कर रहा हूँ और इस रीजन से पूरा अलग वर्किंग कल्चर है, तो काफ़ी स्टार्टिंग में तो थोड़ा कोप अप करने में टाइम लगा मुझे,
क्योंकि आप स्टाफ को कैसे डील कर रहे हो, और काफ़ी यंग एज में, आप इतनी यंग एज में आपने ज्वाइन कर लो और आपसे एज से ज़्यादा के लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, तो आप उनको कैसे बात करोगे, कैसे डील करोगे, और आपको रिजल्ट्स भी दिखाने हैं और आपको एम्पैथेटिक भी होना है। तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने का थोड़े डिफ़िकल्ट थे, बट धीरे धीरे वहाँ आदत पड़ गई। जिस तरीके से आपके अंदर वो मोटिवेशन थी करने की, कुछ कर गुजरने की, तो अभी जैसे हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जैसे जो बच्चे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, या फिर उनके जीवन में भी कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है या कोई दुर्घटना घट जाती है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में आता होगा कि अब हमारे जीवन का क्या होगा, या फिर अब हम आगे क्या कर पाएंगे। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, उनको कैसे सलाह देंगे कि वो ऐसे हार ना माने और वो भी कुछ कर गुजरने का सोचे? देखिए, सिंपल, अगर आप इसको लाइफ को सिंपल तरीके से समझना चाहे, जो मैंने समझा है, तो आपके साथ कुछ होता है, आप कुछ करते हो, उसकी दो चीज़ें होती हैं। कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो एक्सटर्नल चीज़ें आपके हाथ में नहीं है कि किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आप वो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर है। बट आपका माइंड क्या सोच रहा है, वो इंटरनल चीज़ है। आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हुई, जो हो गया, डेट वाज योर पास्ट, उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होगा, और एक बार एक्सेप्ट करने के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। अगर आप उस चीज़ को लेके बैठे रहे और उसी का आपको स्ट्रेस रहा, प्रेशर आया, एंजाइटी रही, तो आप कुछ और नहीं कर पाएंगे, बल्कि यार आप और अनहेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। तो एक्सेप्टेंस, सबसे पहली चीज़ मैं ये कहूँगा, एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस के बाद आप जैसे यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें जो मेरा तरीका था, मुझे कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी लगता था, वरना मेरे से चीज़ें मुझे समझ भी नहीं आती थी और मैं बोर होकर उसको छोड़ देता था। तो कंसेप्ट क्लियर कीजिए। डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आपको फर्स्ट टाइम डिफ़िकल्ट लगेगा, सेकंड टाइम कम लगे, थर्ड टाइम और कम लगेगा। तो कंसेप्ट क्लियर हो गए, डिफ़िकल्टी धीरे धीरे आपकी कम होती जाएगी, और आपने वो एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया तो आपको वो चीज़ भी आसान लगेगी। और तीसरा है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी के लिए तो मैं कितने आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो आप लगे रहिए और जो हो गया उसको एक्सेप्ट कीजिए। जैसा मैं अभी आपको सुन रही थी, आपने कहा कि बोर होके छोड़ देता हूँ, तो जो आजकल के जो युवा हैं उनका भी यही हाल है कि अगर वो कुछ करने का सोचते हैं तो बीच में जैसे रुक जाते हैं। अब जैसे मेरा एक छोटा भाई है, तो वो कुछ करना सोचता है, फिर 2 महीने बाद या फिर 3 महीने बाद सोचता है कि अब नहीं हो रहा मेरे से। तो ऐसे बच्चों को या फिर ऐसे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे कि उस पर वो बने रहें, छोड़े ना? वो मेडिटेशन कहाँ से लाएं वो? देखिए, मेरे मेंटोर ने उसका एक सॉल्यूशन बताया था सबको। अब आपके ऊपर, आप उसको एक्सेप्ट करें ना करें। जैसे वो एक स्पीकर हैं और वो काफ़ी ट्रेनिंग देते हैं, तो वो यही बोलते थे कि कोई भी अच्छी चीज़ मैं करने जाता हूँ तो स्टार्टिंग में तो मैं मोटिवेट होकर कर लूँगा। जैसे सपोज़ मुझे 4 बजे उठने की आदत डालनी, क्योंकि मुझे लोगों को डील करना है, स्टार्टिंग में सुबह क्लासेस लेनी है। मैंने 2 दिन ली, 2 हफ्ते ली, 2 महीने लगी, तो 2 साल बाद मैं उससे बोर होने लग गया। बट मैंने उसको 2 साल से 5 साल किया, 6 साल किया, मैंने कर करके उसकी आदत डाल ली। तो एक बार आपका वो पैटर्न बन जाता है ना, आप सेम चीज़ करते रहते हैं, तो आप उसके बाद वो सबकॉन्शियसली करते हैं। जैसे आप देख लीजिए, ड्राइविंग अगर आप सीख रहे हैं तो स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगती है, आपको चलाने का मन नहीं करता है, बट एक बार आपने ड्राइविंग एज अ स्किल डेवलप कर लिया तो आपको पता भी लगेगा कि आप अपने घर से ऑफिस कब पहुंच गए। और वो चीज़ हर लाइफ में, हर फेज़ में है। पढ़ाई करना भी एक स्किल है, आप अपना प्रैक्टिस कर करके स्किल डेवलप कीजिए, और धीरे धीरे आपको लगेगा कि वो चीज़ भी ईजी हो रही है और आपने उसको भी अटेम्प्ट करके क्लियर कर लिया। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे अब लास्ट सवाल पूछना चाहूँगी, सवालों का सिलसिला ख़त्म करते हुए। मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, तो मैंने पढ़ा कि आपको फिलॉसफी में भी उतना ही इंटरेस्ट है, राइट? तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे ऑफिस में काम तो रहता है वो, बट उससे अगर मुझे थोड़ा भी मौका लगता है तो मैं फ़िलॉसफी, अपनी हेल्थ को कैसे ठीक करें, माइंड में कैसे इमोशंस क्या होते हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइफ के क्या हैं, वो चीज़ कोशिश करता हूँ मैं वो चीज़ समझ सकूँ। क्योंकि आज के टाइम में नॉलेज हर जगह है आपके पास, और बहुत नॉलेज है, उसकी कमी नहीं है। आप ज़्यादा पढ़ सकते हो, कमी किसी चीज़ की नहीं है। तो क्या सही है मेरे लिए? तो स्टार्टिंग में मैंने इसकी शुरुआत फ़िलॉसफी से करी कि जो फेमस थिंकर है उनके ओपिनियन लाइफ के लिए क्या है। जैसे सोक्रेट्स, प्लाटो, मार्कस ऑरेलियस, ही वॉज अ किंग, और उसकी भी बुक एक है मेडिटेशंस, काफ़ी अच्छी बुक है। तो ये चीज़ पढ़ के मुझे अब डिसाइड हो, उन्होंने भी एक चीज़ बताई थी कि प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है, एम्पैथेटिक होना बहुत ज़रूरी है, चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। सब प्लाटो बोलते थे और उनके गुरुजी सोक्राट्स बोलते थे कि चीज़ें समझो, आप भेड़ चाल में मत जाओ, आपके लिए क्या सही है वो चीज़ डिसाइड करो। तो धीरे धीरे मैंने काफ़ी कोशिश करी, ये चीज़ समझ में आई, तो मुझे कुछ जो अपने लिए अच्छा लगा, जैसे फिलॉसफी पढ़ के कि मुझे जिमिंग बहुत पसंद है। मेरे से एक्सीडेंट हुआ था, मुझे 3 साल हो गए, मैं बहुत कंसिस्टेंट हूँ जिम के लिए। मैं सुबह उठ के पहले जिम जाता हूँ, उसके बाद फिर अपना मैं दिन शुरू करता हूँ। जिम के साथ मैं डाइट बहुत मेंटेन करता हूँ, जैसे हाई प्रोटीन डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, और उसमें मैंने काफ़ी मसल भी गेन किया 3-4 साल में। और आप बोलेंगे कि जैसे
मोटिवेशन की बात करिए, कोई मेरे से कहे कि आप जिम कैसे कर सकते हो, आपके साथ इतना बड़ी ट्रेजेडी हुई है और आपके पास तो आप यूज़ भी नहीं कर सकते इक्विपमेंट्स, बट मैं 3 साल से सारी एक्सरसाइज कर रहा हूँ और सुबह ही मैं स्क्वाट्स करके आया हूँ। तो इन चीज़ों से मैं एक डेवलप हुआ। ये डेली रूटीन, डेली रूटीन मतलब कंसिस्टेंट, जिम से ही शुरुआत होती है दिन की। जिम से शुरुआत होती है। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे लगता है कि आप हमेशा इंप्रूव कर सकते हो, देयर इज ऑलवेज अ स्पेस फॉर दैट। तो उस पर भी मैं थोड़ी प्रैक्टिस करता हूँ कि हाउ टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक। और माइंड आपका है, जैसे मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था गट हेल्थ के ऊपर कि आपकी गट हेल्थ कितनी ज़रूरी है। आपका माइंड गट से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियस चीज़ है। तो जैसे आपने देखा होगा कि आपका अगर स्टोमक अपसेट है तो आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हो, आपको ऑफिस में काम करने को मन नहीं करेगा, घर में पढ़ने को मन नहीं करेगा, स्कूल में पढ़ने को मन नहीं करेगा। तो गट हेल्थ मेंटेन करना ज़रूरी है। तो आप गट हेल्थ कैसे मेंटेन करेंगे? देखिए हमारे गट्स में मिलियंस ऑफ या बिलियंस ऑफ माइक्रोब्स होते हैं। तो जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी आपके गट में, उतने ज़्यादा माइक्रोब्स होंगे, और जितने ज़्यादा माइक्रोब्स होंगे, जितनी वैरायटी होगी, तो उतना आपके लिए बेटर है। और उतना आप फिर जब आपकी गट बेटर होगी तो आप फोकस करेंगे। तो जैसे मैंने अभी लास्ट वीक्स के बारे में पढ़ा है, तो वैरायटी कैसे ला सकते हैं, तो उस पॉडकास्ट में ही बता रहे थे कि आप डिफरेंट प्लांट्स खाइए, प्लांट्स लीजिए। उसके बाद दही बहुत अच्छा होता है, दही इज़ अ प्रोबायोटिक आप ये ले सकते हैं। उसके अलावा प्रीबायोटिक्स भी एक नया कंसेप्ट है, प्रीबायोटिक्स के बारे में शुरू कीजिए, थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे और फर्मेंटेड फूड, जैसे अचार हो गया, और कुछ कोरियन और जैपनीज डिशेस भी आती है अचार जैसी ही, उसका नाम तो मुझे याद नहीं है। तो उनसे आप अपनी गट हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। मैंने उसके बाद वही एक चीज़ ये डिस्कस करी थी कि आप अपनी ब्रेन हेल्थ कैसे मेंटेन करें। आप बोलते हैं कि आपके हड्डी में चोट लगी तो आप एक्सरे करा लोगे या ब्लड टेस्ट करा लेंगे, आप कोलेस्ट्रॉल या LFT के FT के, बट आप ब्रेन स्कैन तो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ना आपने कभी कराया होगा। तो आपकी ब्रेन हेल्थ भी मेंटेन करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो उसमें वो बता रहे थे पॉडकास्ट में ही, जैसे आप केसर थोड़े स्टेंट्स ले सकते हैं कि 2-3 स्टेंट केसर खा लिए। उसके बाद हल्दी में केमिकल होता है, वो बहुत बेनिफिशियल होता है आपके ब्रेन के लिए। तो ये सब चीज़ें पढ़ने का मुझे अभी इंटरेस्ट है, शौक है, आई डोंट नो, बट हाँ अच्छी लगती है, और सब मैं लाइफ इम्प्रूव कर रहा हूँ। जैसा मैं भी आपको सुन रही थी, तो आपको नई नई चीज़ें जानने का इंटरेस्ट है, किताबों में बहुत रुचि रखते हैं। तो ऐसी वो कौन सी किताब है जिसके बारे में आप बताना चाहें कि वो पढ़ने में बहुत अच्छी है या फिर हम पढ़ सकते हैं? कोई ऐसी बुक जो आप सजेस्ट करना चाहें? देखिए जैसे मैंने काफ़ी फिलोसोफर की बुक्स पढ़ी, उसमें एक जैसे जर्मन फिलोसोफर थे नेत्ज़ी, उनका नाम प्रोनाउंस करना भी डिफिकल्ट है, तो उनकी बुक स्टार्टिंग में मुझे समझ में ही नहीं आई उनकी फ़िलोसफी का लेवल अलग था। बट अगर आपको शुरुआत करनी है फ़िलोसफी से, तो एक बुक है मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस, बहुत ही सिंपल बुक है। ही वॉज अ रोमन किंग, और रोमन किंग होने के बाद भी काफ़ी ग्राउंडेड था वो अपनी लाइफ में। उसने जैसा बोलते थे, जो मैंने सुना है, कि उसने एक साथ में एक लड़का बिठा रखा था और वो उसको बस यही रिमाइंड कराता था कि यू आर जस्ट अ मैन, यू आर जस्ट अ मैन, ताकि वो ग्राउंडेड रहे। और ही वॉज वन ऑफ द फेमस एम्परर ऑफ रोमन एम्पायर। तो आप उससे शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको प्रिपरेशन करनी सिविल सर्विसेज की, तो उसके लिए तो डिफरेंस बुक हैं, वो आपको जो करंट टीचर्स है वही अच्छी एडवाइस दे पाएंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले एग्ज़ाम दिया था। ऐसा ही 12th के लिए भी काफ़ी पैटर्न चेंज हो गया। तो बट इफ़ यू वांट टू नो योर सेल्फ, और चीज़ें समझने की, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू, क्योंकि ये भी बहुत सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं, तो आप इस बुक से शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये थी आदित्य अग्रवाल की कहानी, जिन्होंने अपने जीवन में मिसहैपनिंग होने या फिर दुर्घटना होने के बाद भी हार नहीं मानी और जो चाहा उसे करके दिखाया। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर करिए। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और X पर फॉलो करना मत भूलें।